नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 15 अगस्त को मैं आप लोगों के सामने क्लासेज लेकर के आऊंगा और वो सभी क्लासेज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जितनी भी क्लासेज मैं आपके सामने जो बैच लेकर के आऊंगा वो कंप्लीटली फ्री रहेगा। और आज वो दिन आ गया है, आज 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सभी को स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। आज का वो दिन, आज इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमने एक बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। हमने न जाने कितने संघर्षों के बावजूद यहां हम पहुंचे हैं। आज इस आजाद भारत में हम खड़े हैं। आज के इस दिन को आज हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानियां रही हैं। दोस्तों, भारत हमारा देश ही नहीं, हमारा गौरव है। और इस गौरव के सम्मान को बचाए रखने के लिए, इस देश के सम्मान को हमने सदैव उठाए रखने के लिए, इसके सम्मान की रक्षा करने के लिए हमने न जाने कितने संघर्षों को झेला, कितनी लड़ाइयां हमने लड़ी, तब जाकर के आज ये 15 अगस्त का दिन हमें नसीब हुआ। इसी 15 अगस्त के दिन से शुरुआत हम करेंगे आज अपने बैच की। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो बैच रहेगा ये बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। आज के लिए ही नहीं, आने वाले समय में होने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और ये हमेशा के लिए आपके लिए फ्री रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो ये बैच मैं लेकर के आ रहा हूं, इसका मेन मोटिव किस एग्जाम से रहेगा, तो ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए, दोनों कौन से, यूपीएससी और एसएससी, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी और एसएससी में पूछे जाते हैं। ये जो बैच मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसमें हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो थ्योरी, हर वो चीज लेकर के आऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास हमारी आज ही के दिन 15 अगस्त पर आधारित रहेगी कि 15 अगस्त का दिन हमारे जीवन में कैसे आया, यानी कि कांग्रेस से लेकर आजादी तक का सफर हमने कैसे तय किया, किस प्रकार से हम गुलाम भारत से आजाद भारत में आए, कैसे हमारे देश को आजादी हमारे उन वीर सपूतों ने दिलवाई, क्या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन रहे, वो आज की हमारी क्लास उस पर आधारित रहेगी। मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं क्लास शुरू होने से पहले, कि ये जो हमारा बैच रहेगा इसका नाम मैंने रखा है मिशन इंद्रप्रस्थ। मिशन इंद्रप्रस्थ रखने का क्या रीजन है, तो भाई हम दिल्ली की इस धरती में खड़े हैं और दिल्ली की इस धरती पे हम दिल्ली के ही नाम से इस बैच को शुरू करेंगे। और मैं बता देता हूं, महाभारत काल में दिल्ली को ही मिशन इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया था, यानी कि पांडवों को एक ऐसी भूमि प्रदान कर दी गई जिसको बिल्कुल खंडर भूमि के रूप में देखा जाता था। और उसी खंडर भूमि को अपना उद्देश्य उपजाऊ बनाने में लगा दिया और उसी खंडर भूमि को उन पांडवों ने अपने संघर्ष से इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा ताकतवर और इतना ज्यादा विकसित बना दिया कि आज हम उस इंद्रप्रस्थ को दिल्ली के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए उसी चीज से मोटिवेट होकर के मैंने इस बैच का नाम ही मिशन इंद्रप्रस्थ रख दिया। तो आइए हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक से और क्लास की शुरुआत करते हैं।
तो फिर से मैं एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूंगा। दोस्तों, भारत के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि भारत कोई देश नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये धरती वंदन की धरती है, ये धरती अभिनंदन की धरती है, ये धरती अर्पण की धरती है, ये धरती तर्पण की धरती है। इसकी हर नदी हमारे लिए गंगा जी है, इसके कंकर कंकर में शंकर है। ये धरती नंदन की धरती है, ये धरती वंदन की धरती है, ये धरती अभिनंदन की धरती है। ये महान पंक्तियां माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी और कहीं ना कहीं ये आज सत्य होती हैं कि वास्तव में भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इस भारत को भारत बनाने में, ब्रिटिश भारत से भारत बनाने में कितना समय लगा और क्या चीजें रहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, हम शुरू करते हैं अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इस बैच का नाम ही मिशन इंद्रप्रस्थ रखा है। क्यों रखा है, कहां से मोटिवेट होकर के रखा है, तो ये आप लोग भली भांति जानते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कैसे रहा आजादी का सफर, कैसे मिली आजादी, उस चीज को जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास की। तो आइए मिलके हम देखते हैं अपने देश की आजादी को प्राप्त करने के संघर्षों को, अपने देश को दिलाने वाले, आजादी दिलाने वाले उन वीर सपूतों की कहानी को हम देखते हैं, कैसे उन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया और आज हम उनकी वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस से आजादी तक का सफर। कांग्रेस से आजादी तक का सफर, ये मत सोचना कि हमने कांग्रेस से आजादी प्राप्त करी। दोस्तों, इसका मतलब है कांग्रेस के गठन से लेके आजादी तक का सफर हमने कैसे तय किया। कांग्रेस पार्टी के गठन से शुरू हुआ और हमें आजादी मिलने तक यह सफर जारी रहा। उससे पहले की अगर मैं बात आप लोगों को डिस्कस करूं तो बता देता हूं कि हम गुलाम हुए थे लगभग कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद। उससे पहले भी अंग्रेज आए थे लेकिन हमें गुलाम नहीं बना सके थे, लेकिन उस युद्ध के बाद हम पूर्ण रूप से गुलामी के जंजीरों में जकड़े गए और उसके बाद हमारे देश में उन अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए और उन अत्याचारों से हम पीड़ित हुए और वो प्रताड़ना इतनी झेली हमने कि एक दिन ऐसा समय आया कि वो प्रताड़ना हमारी सहनशीलता से बाहर हो गई और हमने उनके खिलाफ बगावत कर दी। और वो बगावत पहली बार हमने 1857 की क्रांति के रूप में करी। यानी कि पहले लीजेंड हमारे देश के मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह जैसे लोग रहे, राव तुलाराम जैसे लोग रहे, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी पहली क्रांति का डंका बजाया। फिर उसके बाद आधुनिक भारत में आगे बढ़ते गए और फिर भारत की एक महान पार्टी का गठन किया गया जिसको कांग्रेस का नाम दिया गया। फिर उस कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ते चले गए और उन राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण हमें आजादी प्राप्त हुई। इस बीच भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी आएंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग आएंगे जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए मां भारती के चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, अपने प्राणों को दान कर दिया। ऐसे भी वीर सपूत हमारे देश में हुए। खुदीराम बोस जैसे महान सपूतों की कहानी भी आएगी जब वो देश के सबसे युवा व्यक्ति बने, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले। तो आइए हम शुरू करते हैं कांग्रेस के गठन से लेकर के आजादी तक का सफर। आइए। तो दोस्तों,
भारतीय कांग्रेस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पहले उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। उसका नाम क्या होता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पहले नाम था। इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नारोजी। कौन थे? दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस को कांग्रेस बनाया। उससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसकी स्थापना साल 1885 के अंदर हुई थी। किस तारीख को? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुई? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। मैंने लिखा हुआ आपके सामने, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम थे। इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, भारत में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन जो कि एक बड़े स्तर पे होने वाले थे, उनका नेतृत्व करना इसका पहला मकसद था, इस पार्टी को गठित करने के लिए। दूसरी बात, ये अंग्रेजों के सुरक्षा कपाट के रूप में भी जानी गई ये पार्टी। अंग्रेजों के सुरक्षा कपाट के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये भारत में होने वाले आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली पार्टी बनी थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस के पहले व्यक्ति कौन क्या रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष माननीय बदरुद्दीन तैयब जी रहे। प्रथम यूरोपियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जॉर्ज यूले रहे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली रही। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, वो श्रीमती एनी बेसेंट रही। और इसका भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है एनी बेसेंट का। बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व की महिला थी, बहुत ही महान सोच रखती थी। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, बड़े फकर से बोलते हैं ना, वंदे मातरम। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। और मैं आपको बता देता हूं कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अगले पड़ाव की ओर जब हम बढ़ेंगे तो भैया 1905 के सफर पे, ये मैं मेन चीजें बता रहा हूं। ये फिलहाल मैं आप लोगों को मेन चीजें बता रहा हूं कि कैसे हमने आजादी प्राप्त करी। ये पूरा कोर्स जब आपके सामने आएगा तो टॉपिक वाइज चीजें अलग रहेंगी। ये एज ए इंट्रोडक्शन पहले दिन की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज का दिन हमारे लिए विशेष क्यों है, क्योंकि बैच की शुरुआत तो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, लेकिन आज की क्लास इसलिए डाली है क्योंकि आज के दिन से ही हमने ये मुहिम शुरू करनी थी, शिक्षा को शिक्षा बनाए रखने की मुहिम। जो कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, उसे बदलने की मुहिम हमने शुरू करनी थी। तो वही आज शुभ दिन था, हमारे देश की आजादी का दिन था, इसलिए मैंने ये चीज शुरू करी, ये बैच शुरू किया, ये क्लास शुरू करी। और आज के दिन से ज्यादा शुभ हो ही नहीं सकता था। तो आइए आगे की कड़ी में हम देखते हैं बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और उस समय गवर्नर जो हुआ करता था
वो गवर्नर जनरल वो था कर्जन, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1907 को बंगाल विभाजन का विरोध होना आरंभ हो गया भारत में कि नहीं होने देंगे हम बंगाल विभाजन। इसके विरोध में हमने बंग भंग आंदोलन चलाया। इसके विरोध में हमारे देश के बहुत से युवा सामने आए कि हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस बंगाल विभाजन को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बनाया। दोस्तों, न जाने कितने ही संघर्ष हमने किए कि अंग्रेजों के चंगुल में ना फंसे, लेकिन क्या करें, उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, बांटो और राज करो की जो पॉलिसी थी, वो हम पर भारी पड़ गई और हम इस कदर टूट गए कि एक लंबे समय तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। लेकिन बाद में हमारी वो एकता ऐसी बनी कि हम भारत को आजाद करवाने में सक्षम रहे, हम भारत को आजाद करवाने में सफल रहे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। दोस्तों, बंगाल विभाजन किया गया, जो सामने मैं आपको मैप बता देता हूं। यहां ये जो एरिया है, ये ग्रीन वाला जो एरिया दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल, और ये जो ब्राउन कलर में जो एरिया दिख रहा है, ये पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल के अंदर ईस्टर्न बंगाल, जो आज का बांग्लादेश और अपना असम राज्य हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्य शामिल हुआ करते थे, और ये पहले पूरा बंगाल एरिया होता था। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना क्यों इन्होंने जरूरी बताया, तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें 2 जोन बनते हैं, एक हिंदू बाहुल्य जोन, एक मुस्लिम बाहुल्य जोन। इसलिए इनकी एकता इतनी प्रबल थी कि बंगाल पर कोई अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता था, और अंग्रेजों ने इस आधिपत्य को स्थापित करने के लिए इन दोनों की एकता को भंग करना ही अपना एक रूल मान लिया, और वो इन लोगों की एकता को भंग करने में कामयाब रहे, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। फलस्वरूप संपूर्ण देश में रोष और विरोध की भावनाएं प्रकट हुई। मैंने कहा ना कि इसका विरोध भी हमने किया। इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। इसी दिन हमने रक्षाबंधन का त्योहार बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसी समय हमारे शांति पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने आमार सोमार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, उसकी रचना करी थी। और आमार सोमार बांग्ला आज बांग्लादेश का राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश किसी समय पर पूर्वी बंगाल होता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लास को बड़े ही प्यार से लेकर के चलेंगे हम, चीजें समझ में आनी चाहिए। पढ़ना क्यों है? समझना है, और समझना क्यों है? सीखना है। सीखने के लिए हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है, इसलिए पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बढ़िया तरीके से प्यार से समझते हुए चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 1906 की। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1906 को। शिमला के वायसराय, शिमला में वायसराय हुआ करते थे उस समय मिंटो।
उन्होंने शिष्टमंडल, केंद्रीय प्रांत व स्थानीय निकायों में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया। इस मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए की गई थी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया जाए। इसका मतलब क्या था? एक रिजर्वेशन कैटेगरी दे दी गई कि इस एरिया से सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता। बहुत सारी चीजें यहां हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर की गई थी, ठीक है, और ढाका में आगा खां और उल्क मुल्क जैसे महान व्यक्तियों के नेतृत्व में करी गई थी। उन लोगों ने इसकी स्थापना करी। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल थे। नहीं भैया, मोहम्मद अली जिन्ना साल 1913 में शामिल हुए थे। तो उससे पहले कौन थे? तो उससे पहले जिन्होंने स्थापना करी वो आगा खां और सलीमुल्लाह और मोहसिन उल्क मुल्क जैसे लोग थे। सलीमुल्लाह ढाका के नवाब हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1907 इंपॉर्टेंट चीज है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। दो भागों में कांग्रेस विभाजित हुई सूरत अधिवेशन के दौरान। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, और कांग्रेस गरम दल और नरम दल जैसी जगहों में विभाजित हो गए, दो दलों में बट गई, दो दल अलग हो गए, जिसमें गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, लाल बाल पाल, नाम तो सुना होगा। उन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया। उदारवादी नेता अथवा नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, दीनसा इवाचा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, रमेश चंद्र और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान व्यक्ति नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, और कांग्रेस के विभाजन के बाद हम बात करें तो 1908 में एक दुख की घड़ी हमारे लिए आ जाती है। क्यों? क्योंकि 1908 में मां भारती के एक वीर सपूत खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, और भारत मां के चरणों में शहीद होने वाले पहले वीर राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान कौन बने? तो खुदीराम बोस बने। खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ। मुजफ्फरपुर के जज डीएच किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में इनको मौत की सजा सुनाई गई थी। 11 अगस्त 1908 को केवल 18 साल की उम्र में, 18 साल का मतलब जानते हो? वो उम्र जब बच्चे को सही और गलत का नहीं पता होता, उस उम्र में ये देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। और आज की 18 की बात करूं तो भाई साहब इंस्टा पे चर्चे चलते हैं उनके, वाह, आज का 18 साल का युवा इतना मेंटली डेवलप नहीं है। आज का 18 साल का युवा न जाने किस सोच में है, किस विचार में है। वो आज का युवा पता नहीं किन मायावी चीजों के चक्रों में पड़ चुका है। वो इस मायावी दुनिया के मोह माया के जाल में फंस चुका है। लेकिन वहीं उन सभी मोह मायाओं से परे ये 18 साल का युवा देश के लिए प्राण न्यौछावर कर गया। सैल्यूट है इन जैसे युवाओं की वजह से आज हम इस आजाद भारत में श्वास ले पा रहे हैं। उसके आगे की कहानी हम पढ़ें तो देखिएगा, आगे हम पढ़ते हैं 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ। 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ
1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। गदर पार्टी क्यों बनाई गई थी? तो उसका कारण था ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए। यह भारतीयों द्वारा गठित किया गया एक राजनीतिक दल था जो भारत देश में आंदोलनों को नेतृत्व करने के लिए, आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि कांग्रेस थी, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दल बने थे। ठीक है, 1913 में इसका गठन हुआ था। गठन करने वाले व्यक्ति लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने इसका गठन किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 1918 तक चला। 1915 में बाबा भारत आ गए, बाबा यानी कि गांधी जी। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी। नरम दल और गरम दल दोनों में समझौता हो गया, दोनों अलग हुए और फिर एक हो गए, और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया। मैंने कहा ना कि धीरे धीरे हम सब एक होते चले जाएंगे तभी तो आजादी मिलेगी। एकता में अनेकता का उदाहरण भी हम पेश करेंगे। उसके बाद हम बात करें तो 1916 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होम रूल लीग आंदोलन आया। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और भारत के महान व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना मद्रास में करी और लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में इसकी स्थापना करी थी। यह आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित था, तब जाकर के हमने स्थापना करी। इसका मकसद था सब शासन की स्थापना कर ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देना, तब जाकर के हमने इसकी स्थापना करी थी। और बहुत बढ़िया इसका परिणाम हमें देखने को मिला था। लोगों में बहुत ही अलग रुझान इस आंदोलन को देखने के लिए मिला था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन। बापू भारत आ गए थे। बापू के भारत आते ही चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। और चंपारण आंदोलन चंपारण बिहार में किया गया था नील की खेती के विरोध में। और यह भारत देश में बापू का पहला सफल आंदोलन रहा, गांधी जी का पहला सफल आंदोलन रहा, जिन्होंने उनको महात्मा बना दिया। और इसी आंदोलन के बाद उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा के नाम से बुलाया और इन्होंने ये कहा कि भाई जो नील की खेती है उसका विरोध करना है। और ये शुक्ला जी के बुलाने पर बिहार गए थे और वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ उसके ठीक बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। और मिल के मजदूरों को वेतन दिलवाने के लिए, उनके वेतन में कटौती की जा रही थी, उस वेतन को बढ़ाने के लिए यह आंदोलन किया गया। उनको उनका वेतन, उचित वेतन मिले, इसलिए आंदोलन किया गया। दूसरा सबसे सफल आंदोलन रहा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया। कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। या वहां क्या विवाद था, तो वहां प्लेग की बीमारी फैल गई थी चूहे के काटने से, और उस प्लेग का बोनस नहीं दिया जा रहा था। सरकार उनको ऐसे ही छोड़ दे रही थी और लोग मर रहे थे उस बीमारी से। इसलिए उनके बोनस को प्राप्त करवाने में मदद करी हमारे बापू ने, हमारे बाबा गांधी जी ने। बहुत महान व्यक्तित्व के धनी रहे भारत में और बहुत ही राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावशाली किए इन्होंने। इन्हीं के राज में राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर पहुंचे थे, सबसे बड़े आंदोलनकारी भारत में माने गए। उसके बाद की हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ही खेड़ा आंदोलन किया गया।
डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बता देता हूं, ये क्लासेज कंटिन्यू आप लोगों के सामने आती रहेंगी और शेयर करते रहना। जितने भी क्लासेज आपके सामने आए सभी क्लासेज आप शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाओगे, जितना ज़्यादा आप चैनल को शेयर करोगे, उतने ही ज़्यादा मेहनत के साथ, उतनी ही ज़्यादा जिज्ञासा के साथ, उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली कंटेंट के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा और इस मिशन इंद्रप्रस्थ को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप सभी जोर शोर से चैनल को शेयर करना, जोर शोर से सब्सक्राइब करवाना। चलिए आगे चलते हैं। खेड़ा आंदोलन भी इसी समय हुआ 1918 में। गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए और इस आंदोलन को भी उन्होंने सफल बनाया। इस आंदोलन के बाद रोलेट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 1919 में रोलेट एक्ट आया और रोलेट एक्ट 1919 में आया जिसे काला कानून कहा गया। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून था ये। लोगों को शक के घेरे में आने पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी कि अगर उनको लगा कि ये सस्पेक्ट है उनको उठा लिया जाता था। इसीलिए मैंने जेल के साथ पुलिस वाले की फोटो लगाई है ताकि आप समझ सको कि ये जेल से संबंधित था। जबरदस्ती भारतीयों को जेल में डाला जा रहा था, इसलिए ये कानून था। उसके बाद चलते हैं आगे। इसका पुरजोर विरोध भारत में हुआ और इसी के बाद भारत में एक महान घटना घटित हुई जो सबकी रूह को हिला देने वाली घटना थी, सबकी रूह को कप्पा देने वाली घटना थी, जिसको जलियांवाला नरसंहार का नाम दिया गया। और जलियांवाला नरसंहार पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता उनके विरोध प्रदर्शन में, अंग्रेजों के विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा हुई थी और वहां रेंजफील्ड ओडायर ने फायर के आदेश दे दिए और न जाने कितनी निर्मम हत्याएं यहां पर करवा दी गई। अगर मैं बात करूं तो लगभग 1500 से ज्यादा लोग मरे थे, बट 1500 मान लिए जाते हैं कि 1500 लोग शहीद हुए थे इसमें, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 379 लोग ही बताए गए। यार कैसा अन्याय था उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ अपना दांव कर दिया, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, फिर भी उनकी गिनती इन शहीदों में नहीं आई। और जलियांवाला एक बाग जो है एक जीनोसाइड बन करके रह गया, एक नरसंहार रह गया। और इस नरसंहार ने भारत के अंदर बहुत ही, ये मान लो कि रूह कंपा देने वाली ये घटना थी। सोचिए कितनी निर्मम हत्याएं उस दिन हुई, लेकिन इसका बदला हमारे वीर उधम सिंह ने लंदन में जाकर के लिया था। हम भारतवासियों ने अंग्रेजों को पल पल पर यह एहसास करवाया था कि तुम जितना चाहो हमें सताओ, लेकिन तुम्हारी 100 चोट और हमारी 1 चोट बराबर रहेगी। यानी कि तुम 100 बार मारोगे और मैं 1 बार मारूंगा तो तुम मर जाओगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ। ये शुरू क्यों हुआ था? तो दोस्तों, ये तुर्की के खलीफा, जिसको सारे विश्व के मुसलमान अपने खलीफा मानते थे, अंग्रेजों ने उनके मानने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई भारत में तुर्की के खलीफाओं का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। और इसके विरोध में भारतीय मुस्लिम इकट्ठा हुए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन इसका नेतृत्व हमारे गांधी बाबा ने ही संभाला था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो भैया असहयोग आंदोलन आ ही गई वो कड़ी जब देश के सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई है, सहयोग आंदोलन की। और ये अगस्त 1920 में शुरू किया गया। मैं आपको बता देता हूं
कि गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत एक अहिंसात्मक रूप से करी थी। यह आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था, शायद अंग्रेज सरकार घुटने टेक सकती थी। यह एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन देखते ही देखते कब ये अहिंसा से हिंसा में परिवर्तित हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि इस अहिंसक आंदोलन के बीच में एक ऐसी घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, जिसको चोरा चोरी घटना के नाम से जाना जाता है। और उस घटना के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। हालांकि इसको दोबारा शुरू किया गया था, पर दोबारा उतनी प्रबलता नहीं पकड़ पाया, दोबारा उतना यह सफल नहीं हो पाया। लेकिन पहली बार में यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बना था। लाखों की जनता जुड़ती चली गई। इस आंदोलन से सब जुड़े थे, गरम दल, नरम दल, क्रांतिकारी, सब जुड़े थे इस आंदोलन से। गांधी जी को सबने आदर्श माना था। फिर उसके बाद हम चलते हैं, इसका मकसद था विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना और सभी उपाधियों को त्याग देना, यह इसका बहिष्कार था। और इसी के चलते गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बताया एक घटना हुई थी चोरा चोरी या चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को। इस घटना के कारण ही गांधी जी ने ये जो आंदोलन था ये वापस ले लिया था। अगर ये हिंसक घटना ना होती, इस घटना के दौरान थाने में पुलिसकर्मी नहीं मारे जाते, तो शायद वो आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला था और अंग्रेजों के घुटने टिका देने वाला आंदोलन था। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसकी स्थापना 1923 में, मार्च 1923 में की चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सीआर दास की मृत्यु के बाद इस पार्टी को फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, यानी कि इस पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस के अंदर दोबारा से, क्योंकि सीआर दास जी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अनेकों छोटी छोटी पार्टियां बनी, जिसमें कुछ क्रांतिकारी पार्टियां रहीं, जिस क्रांतिकारी पार्टियों में एचआरए या एचआरएसए का गठन हुआ। सचिन सान्याल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग उन संगठनों का हिस्सा रहे। इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांति छेड़ी थी और उस क्रांति ने बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर एक आंदोलन किया था और उस क्रांति ने उन अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी कि भारत का युवा इतना कमजोर नहीं है, भारत का युवा जागरूक है और वो तुम्हें अब और नहीं सहन कर सकता। उसके बाद हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन भारत आया। याद होगा, साइमन गो बैक नारे लगाए गए थे, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय ने पुरजोर से इसका विरोध किया था। यह साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन कहा गया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया साइमन कमीशन लेकर के, और साइमन कमीशन का विरोध किया गया लाला लाजपत राय के दौरान। हालांकि सांड्रस के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए और भारत मां के चरणों में विलीन हो गए। भारत ने एक और महान वीर पूत को खो दिया था। ऐसी हजारों शहादत हमारे देश में हुई। क्यों? क्योंकि हम आज आजादी का जश्न मना सके। क्यों? क्योंकि आज हम खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से इस देश में श्वास ले सके। इसलिए ये लोग शहीद हुए, इसलिए ये लोग अपने देश को आजाद करवा के गए हमारे लिए। फिर भी हम इनको एक दिन याद करते, जबकि इन लोगों को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। इनको हमेशा याद रखा करो भाई, इनकी बदौलत आज हम यहां पर हैं, कभी मत भूलो इनको। उसके बाद हम बात करते हैं तो दांडी मार्च। आ ही गया वो दिन जब बाबा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और यात्रा छेड़ दी, दांडी मार्च, जिसमें गांधी जी के साथ 78 इनके सहयोगियों ने भाग लिया। 78 सहयोगी रहे। 241 मील की यात्रा रही, जो कि
गांधी जी ने शुरू करी थी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक। वहां जाकर के इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। इन्होंने क्या? नमक कानून। क्यों? क्योंकि अंग्रेज नमक पर टैक्स लिया करते थे भारी मात्रा में, इसलिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। उसके बाद मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से पहले मैं बता देता हूं 1931 में भारत के अंदर बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटित हुई। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 जी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी शहीद हो गए। और ये भारत के वो लाल थे, वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माँ को आजाद देखने का सपना देखा था। और इन्होंने एक ऐसी उम्र में, जब युवा प्रेम प्रलाप में पड़ा होता है, जब युवा प्रेम प्रसंग में खोया रहता है, उस आयु में इन्होंने देश से प्रेम किया। और देश से प्रेम, ऐसा प्रेम किया कि देश के मिट्टी में ही विलीन हो गए। देश को देश की तरह नहीं, एक पिता की तरह प्रेम किया, एक मातृत्व की तरह प्रेम किया, और देश के लिए सब कुछ न्योछावर करके चले गए, और हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पूना पैक्ट की। तो पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये करने की क्यों नौबत आई? तो उससे पहले देश में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा। तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति B.R. अम्बेडकर थे, जबकि दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया था। B.R. अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग उठा दी। हालांकि मुस्लिम लीग को पहले पृथक निर्वाचक क्षेत्र मिल गया था, लेकिन मुस्लिम लीग उसका विस्तार करने की बात कह रही थी। और अंग्रेजों ने कहा कि भाई ठीक है, हम दलितों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे देंगे। और गांधी जी इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी यरवदा जेल में 1932 के दौरान, क्योंकि वो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, डिसओबीडेंट मूवमेंट के दौरान जेल भेज दिए गए थे। और 1932 में उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल के दौरान अंबेडकर जी ने गांधी जी से कहा कि आप भूखे मत रहिए, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। तो गांधी जी ने कहा कि भाई हम 71 रिजर्व सीटों से बढ़ा करके 147 रिजर्व सीट कर देते हैं, लेकिन पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग मत करो, इससे देश बट जाएगा, देश का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन हम देश को बंटते हुए नहीं देखना चाहते। इस सोच के साथ गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू करी थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे की जब हम बात करते हैं तो 1935 का वो दिन आया जब भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा 1935 में लाया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में इसे लाया गया था। 1939 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगर मैं बात करूं तो घटनाएं चल रही हुई थी बहुत लंबे समय से। 1935 में कानून क्यों लाना पड़ा? क्योंकि देश का एक संविधान विकसित करना था। 1939 की घटना हमारे सामने आई, द्वितीय विश्व युद्ध की घटना। उस युद्ध में हम भाग नहीं लेने वाले थे, लेकिन मजबूरी हो गई थी हमारा उसमें भाग लेना। ठीक, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 22 मार्च से 11 अप्रैल तक भारत में यह क्रिप्स मिशन रहा और स्टीफर्ड क्रिप्स ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं 1940 में रहमत अली चौधरी के द्वारा पाकिस्तान शब्द को जन्म दे दिया गया और पाकिस्तान की मांग कर ली गई। फिर उसके बाद हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चला गया इस आंदोलन को दबाने के लिए। ऑपरेशन जीरो ओवर की शुरुआत की गई अंग्रेजों के द्वारा अगस्त क्रांति को दबाने के लिए। ठीक, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार आगा खां प्लेस में कैद कराया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों ने कहां रखा था? तो
आगा खां प्लेस में रखा था। फिर उसके बाद इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था, क्षेत्रीय लोगों ने भी इसमें योगदान दिया था और असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा था। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, लेकिन यह शिमला सम्मेलन विफल रहा। 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था, 14 जुलाई 1945 तक चला था। ठीक, इसमें इसको वेवेल योजना भी कहा जाता है। वायसराय इस टाइम पे वेवेल हुआ करते थे। ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी और वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे और यह बैठक आयोजित हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं हम अपनी आजादी के करीब पहुंच रहे हैं और आज के दिन का जश्न कैसे हुआ वो हम आपके सामने रखेंगे। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था, एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करी गई, यानी कि कैबिनेट मिशन हमारे संविधान को निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण इसने किया और संविधान सभा बनी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो इससे पहले हमारे देश में एक आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महान क्रांतिकारी ने उस फौज का गठन किया था और भारत देश को आजादी दिलाने में आजाद हिंद फौज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो प्रिय दोस्तों, कुछ चीजें मैं बीच बीच में कटआउट हुई हैं, उन चीजों को मैं सीक्वेंस में आपके सामने लाऊंगा। आज तो सिर्फ मेरा मकसद था एक इंट्रोड्यूस करना कि आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किन किन मेन चीजों का हमने एक रोल देखा है, तो वो सब मेन चीजें मैंने इस वीडियो में आपके सामने लाया हूं और ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले 9 सितंबर के सीजीएल एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप जरूर इस वीडियो को देख करके जाना ताकि आप लोग आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आएंगे लगभग आज मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दिया है, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। यानी कि एक प्रकार से ये कह सकते हो कि पूरे मॉडर्न इंडिया का क्विक रिवीजन हमने कर लिया है और ये क्विक रिवीजन आज के दिन की देन है। क्यों? क्योंकि आज अगर 15 अगस्त ना होती तो शायद मैं ये थोड़े टाइम में करवा रहा होता, एक एक चीज पर कई मिनटों का समय ले रहा होता। लेकिन ये दिन आज का ऐसा था कि इस जोश में पूरे आधुनिक भारत का स्मरण हो आया और वो पूरा आधुनिक भारत हमने करवाया। आइए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव में और आ पहुंचे हम 1947 में। और 1947 में वो दिन आ ही गया जब 22 मार्च 1947 का वो दिन था जब ब्रिटिश भारत के अंदर आखिरी गवर्नर जनरल, 34वां गवर्नर जनरल आया, जिसको माउंटबेटन का नाम दिया गया। और वो माउंटबेटन 2 महीने की वार्ता के बाद कहता है कि अब हमें भारत को आजाद कर देना चाहिए और भारत को आजाद करने के लिए भारत का विभाजन अनिवार्य है। और सामने आप जो मैप देख रहे हो ये विभाजित मैप है। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान है। आप सोचे 2 पाकिस्तान? जी हां, पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था और बीच में हरा भरा जो दिख रहा है वो हमारा प्यारा देश भारत है। वो हमारा प्यारा देश भारत है, हिंदुस्तान है। इस भारत को भारत बनाने के लिए हमने इतने संघर्ष किए, ब्रिटिश भारत से भारत हम बने और हमें आजादी मिली। और इस समय 15 अगस्त 1947 को आज ही का वो दिन था जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से।
और फाइनली हमने वो जंग जीती। तो फिर से 15 अगस्त की, आजादी के दिवस की, स्वाधीनता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे फिर से एक कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इस चैनल को दबा के शेयर करना, और इस चैनल पर जितनी भी चीज आप लोगों के सामने लाई जाएंगी मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत, इस बैच के तहत, वो सब चीजें आप लोगों के लिए फ्री रहेंगी, आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना जो पढ़ने के इच्छुक तो हैं लेकिन किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, और उन लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जरूर जगाएं कि भाई आप लोगों के लिए अब समाधान आ गया है कि आप पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उस चीज के समाधान के लिए अब वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुका है एक चैनल के रूप में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।